Hello everybody, this is A.S. Pandit here and I welcome you all to the Catalyst Group GS classes। हमने यहाँ पे हिस्ट्री को एक लेवल तक कवर कर लिया है। 1858 तक हम पहुंच गए थे। बहुत स्टार्टिंग से हमने एंशिएंट, देन मेडिवल, देन मॉडर्न में भी हमने 1757 देखा, 1764 देखा, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद देखा, उसके बाद हमने रिवोल्ट ऑफ 1857 देखा। लास्ट क्लास जहां हमने खत्म की थी वो रिवोल्ट हमने देख लिया था, उसके फीचर्स और किस किस रीजन की वजह से हुआ था वो सब हमने समझ लिया था, क्या कमियां थी वो भी हमने देख ली थी। अब हम 1858 तक जो जो ब्रिटिश के रिप्रेजेंटेटिव इंडिया में थे, जो इंपॉर्टेंट रिप्रेजेंटेटिव्स थे, जिन पे एक क्वेश्चन एग्जाम में 100% पूछा जाता है, मतलब ये टॉपिक ऐसा है इसमें आपको डायरेक्ट क्वेश्चन प्रीलिम्स के अंदर या एसएससी के अंदर या फिर किसी भी स्टेट पीएससी के अंदर मिलने के बहुत 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 ज्यादा चांसेस रहते हैं कि एक चीज किस बंदे ने की या इस बंदे ने कौन सी चीज की, पूछा जा सकता है। तो आज की क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है। स्टार्ट करते जैसे हमेशा मैंने आपको बताया है, हम लोग बहुत ही डेटम बना के चीजें समझेंगे। जिन्होंने पुरानी क्लासेस नहीं देखी हैं, प्लेलिस्ट में चेक करना। हिस्ट्री पॉलिटी की पुरानी क्लासेस भी पड़ी हुई हैं, पॉलिटी भी कंटिन्यू चल रही है। बच्चों को लग रहा है खत्म नहीं होगा, बट खत्म होगा आपका, जैसे आपको बोला हुआ है प्रॉपर तरीके से अगर आप क्लासेस कर रहे हो तो क्लासेस के बाहर क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। एक स्टैंडर्ड बुक इफ यू वांट यू कैन रेफर विद दीज क्लासेस, जिससे आपको और ज्यादा बेटर तरीके से अप्लाई करने का तरीका समझ में आ जाएगा, जो मैं यहां पे क्लासेस के थ्रू आपको समझा रहा हूं। आज हम बात करेंगे एक स्टेप आगे जाके कि जो जो रिप्रेजेंटेटिव इंडिया के अंदर आए हैं वो रिप्रेजेंटेटिव कौन कौन थे। तो सबसे पहले वो समझने के लिए हम एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया था कि जब एंट्री हुई थी ब्रिटिशर्स की इंडिया के अंदर, तो उन्होंने जब लोगों से लड़ाई करना स्टार्ट किया था, जब उन्होंने राजाओं के साथ लड़ाई करना स्टार्ट किया था, दीवानी राइट्स कंट्रोल लेना शुरू किया था, तो वो बंगाल से स्टार्ट हुआ था, मैंने आपको समझाया था। और वहां पे वो बंदा, जिस बंदे ने ये काम स्टार्ट किया था, उस बंदे का नाम था, आप अच्छे से जानते हो, रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव एक ऐसा बंदा था जो बहुत ज्यादा चालाक था, ऐसे मान के चलो। उस बंदे की जो एंट्री हुई थी वो 1757 पे हुई थी और 1774 तक वो बंदा टिका रहा था। उस टाइम पे 1757 से 1774 तक जब ये रॉबर्ट क्लाइव प्रेजेंट था इंडिया के अंदर, उस टाइम पे जो पोजीशन को नाम दिया गया था, वो पोजीशन को नाम दिया गया था गवर्नर ऑफ बंगाल। गवर्नर ऑफ बंगाल के अंदर बहुत कम लोग रहे हैं इस कैटेगरी, इस नाम के अंदर, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपको ध्यान रखना है वो है रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव 1757 को एंट्री किया था, आपको मैंने बताया हुआ है, प्लासी 1757 आपको पता है, और 1774 तक वो बंदा टिका रहा था। ईयर्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट पोस्ट इंपॉर्टेंट है। गवर्नर ऑफ बंगाल ये रॉबर्ट क्लाइव को दिया गया था। उसके बाद 1774 से लेकर 1833 तक अगर आप आओगे, ये ब्रेक क्यों हुआ ये भी मैं आपको समझा दूंगा। 1774 से 1833 तक अगर आओगे तो ये पोस्ट को बदलकर इस पोस्ट को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया। मतलब पहले गवर्नर ऑफ बंगाल था, ये डेटा बना रहा हूं मैं अभी, आगे इन लोगों के बीच में जो लोग आए थे वो रिलेट करके हम पढ़ेंगे। पहली पोस्ट थी गवर्नर ऑफ बंगाल, क्योंकि बंगाल में ब्रिटिशर्स का कंट्रोल था। फिर वो धीरे धीरे बढ़ाने लगे कंट्रोल। बढ़ाने से पहले उन्होंने गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया, और वहां पे जो पहला बंदा जिसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोला गया, जनरल अलग से फिट किया गया है, वो था वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स बहुत ही करप्ट बंदा था, इसको बाद में जाके बहुत पनिशमेंट भी मिले थे बाहर से, ब्रिटिशर्स की तरफ से। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल फर्स्ट वाज वारेन हेस्टिंग्स। उसके बाद 1774 से 1833 तक ये फंडा रहा। 1833 से ब्रेक हुआ, 1833 से 1857 जब तक रिवोल्ट नहीं हो गया, इस पोस्ट को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट दे दी गई, क्योंकि इस पीरियड के बीच में, इस टाइम के बीच में जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने अपना कंट्रोल बंगाल से बढ़कर और जगह भी बना लिया था। मद्रास, बॉम्बे, बहुत सारी जगह इन्होंने कंट्रोल बनाना स्टार्ट कर दिया था। तो 1857 जैसे कि आप जानते हो, रिवोल्ट जो हुआ था ऑलमोस्ट उसमें पूरी कंट्री हिल गई थी, क्योंकि उस समय कंट्रोल ऑलमोस्ट हर जगह पे ब्रिटिशर्स बना चुके थे, अलग अलग टाइप की पॉलिसीज के थ्रू, जो मैंने आपको समझाई हुई है, सब्सिडरी अलायंस और बहुत सारी पॉलिसीज थी जिनकी वजह से वो रिवोल्ट हुआ था। तो 1857 तक ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट थी, और जो पहला गवर्नर जनरल बना था उसको नाम दिया गया था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो बना था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो बना था वो वारेन हेस्टिंग्स था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो बना था वो विलियम बेंटिक था। विलियम बेंटिक था। विलियम बेंटिक पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था। इंडिया, पूरे इंडिया पे कंट्रोल होने लग गया था। 1833 से 1857 तक ये पोस्ट बनी रही। 1857 के बाद जब रिवोल्ट हुआ, बहुत तगड़ा, लोग हिल गए और सारा का सारा कंट्रोल क्राउन ने अपने हाथ में ले लिया। जो हेड क्राउन था, जो ब्रिटिश में थे, उन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया, और उस समय इस पोस्ट को बदल के रख दिया गया वाइस रॉय ऑफ इंडिया।
मतलब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, वाइसरॉय ऑफ इंडिया बन गया 1857 रिवोल्ट के बाद। और जो पहला वाइसरॉय बना वो था कैनिंग। कैनिंग के आगे लोग लॉर्ड लगाते हैं, मैंने आपको पहले भी बोला, मुझे कोई शौक नहीं है इनके आगे लॉर्ड लगाने के लिए, आप चाहो तो लगा सकते हो, लगाना नहीं चाहिए। तो हमें सिर्फ और सिर्फ नाम ध्यान रखना है, विद द ईयर एक्स्ट्रा इज्जत देने की जरूरत नहीं है। वाइसरॉय ऑफ इंडिया जो पहला वाइसरॉय था वो कैनिंग था। वाइसरॉय ऑफ इंडिया की पोस्ट बनी थी 1857 के रिवोल्ट के बाद। वो वाइसरॉय ऑफ इंडिया की पोस्ट बनी रही। 1857 के बाद जो नेक्स्ट आपका टारगेट है वो है 1947, जहां पे इंडिया को इंडिपेंडेंस फ्री हो गई थी। कंट्री फ्री होने के टाइम पे जो बंदा यहां पे टिका हुआ था वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया कहलाया गया। 1947 के एक्ट के बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, जो कि माउंटबेटन था। माउंटबेटन थोड़े टाइम के लिए टिका, उसके बाद जब वो जा रहे थे तो वो अपनी सारी की सारा कंट्रोल, सारा का सारा पोस्ट जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया की पोस्ट थी वो सी राजगोपालाचारी जी को देके चले गए। मतलब ये एक ऐसे बंदे थे जो इंडियन होने के बाद भी गवर्नर जनरल की पोस्ट रखे हुए थे, सी राजगोपालाचारी। 1947 के एक्ट के बाद ये हुआ था। मतलब हमारे लिए जो टर्नआउट्स है वो टर्नआउट या ब्रेकिंग जो पॉइंट्स आप बात करोगे वो सबसे पहले था 1757 से 1754 गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, 1774 से 1833 गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ऊपर जनरल नहीं था। 1833 से 1857 गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। उसके बाद 1858 से 1847 वाइसरॉय ऑफ इंडिया। 1947 से 50 तक, जब तक आपका फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह चीजें सारी की सारी ऑन पेपर नहीं आ गई थी, तो हमारा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, जिसमें माउंटबेटन और देन सी राजगोपालाचारी। बट ये ब्रेक क्यों है, ये पोस्ट के नाम क्यों बदले? वो नाम चीजों की वजह से बदलते चले गए, जैसे जैसे डेवलपमेंट या चीजें नई नई आती चली गई। जैसे फॉर एग्जांपल 1757 से 1774 के बीच में एक आया पिट्स इंडिया एक्ट। वो पिट्स इंडिया एक्ट ने क्या किया, वो पिट्स इंडिया एक्ट ने काफी चीजों को बदला। ये एक्ट्स के लिए भी मैं डिफरेंट एक क्लास लगाऊंगा। देखो मैंने चीजें आपको अलग अलग करके समझाई है, इन सब चीजों को सुपर इंपोज कर देंगे। हमारे यहाँ इंजीनियरिंग के अंदर एक सिंपल फंडा होता है, अगर किसी क्वेश्चन को समझना हो ना तो उसको ब्रेक डाउन कर दो अलग अलग पार्ट्स में, अलग अलग पार्ट्स को अलग अलग सॉल्व कर लो, उनको एक के ऊपर एक सुपर इंपोज कर दो। तो मैं टेक्निकली ही नॉन टेक को समझता था और समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हम लोगों ने एक कहानी अलग से बनाई थी जो चलती हुई आ रही थी कि कैसे क्या हो रहा है। उस कहानी में कौन कौन किरदार थे, वो इंडियन किरदार हम मिक्स करके साथ में समझ रहे थे, पर जो ब्रिटिशर्स के किरदार थे वो आज हम समझ रहे हैं। उस कहानी को 1857 के रिवोल्ट पे हमने आके रोका था। उसके बाद उस कहानी को 1857 से 1947 तक लेके जाएंगे, और उसके बाद ये जो यहाँ पे किरदार है, जो ब्रिटिशर्स के लोग हैं, उसको भी 1857 से 1947 तक एक अलग से लेक्चर्स में समझ लेंगे। और बीच बीच में जो एक्ट्स आए थे उन एक्ट्स को इकट्ठा करके समझ लेंगे, तीनों को सुपर इंपोज कर देंगे, तो हम तीनों चीजें याद रख पाएंगे। एक साथ पढ़ा दूंगा ना तो कंफ्यूज हो जाओगे, जो जनरली होता है हर जगह। तो ये मेरा तरीका है नॉन टेक्निकल को टेक्निकल वे में पढ़ने का और पढ़ाने का। पिट्स इंडिया एक्ट एक एक्ट आया था, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये एक्ट ने ब्रेक किया था, ये 1773 का एक्ट है। इसके बाद ही पोस्ट का नाम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गया था। उसके बाद 1774 से 1833 में एक चार्टर एक्ट और आया। उसकी बाद तुरंत 1833 के चार्टर एक्ट के बाद जो पोस्ट है वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की बन गई। उसके बाद 1833 के चार्टर एक्ट के बाद 1857 में बवाल हो गया, आपने देखा था, बहुत बहुत बुरी टेंशन हो गई ब्रिटिशर्स को। सारा का सारा कंट्रोल ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने हाथ पे ले लिया, और उस टाइम पे एक एक्ट आया था जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 बोलते हैं। उस एक्ट ने वाइसरॉय ऑफ इंडिया की पोस्ट बना दी, क्योंकि अभी जो मेन बंदा था वो सीधा डायरेक्ट बाहर से एज अ रिप्रेजेंटेटिव आएगा और इंडिया को कंट्रोल करेगा, वाइसरॉय ऑफ इंडिया। उसके बाद 1947 में इंडिपेंडेंस एक्ट, आप जानते ही हो, फ्री हुए थे हम सब, आजादी मिली थी हमें। तो उस टाइम पे उस एक्ट के बाद दिस इज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया की पोस्ट बनाई गई, जो कि माउंटबेटन एंड देन सी राजगोपालाचारी जी को मिली। पहले इंडियन जो गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। ये हमारे डेटम हो गए। डेटम के अंदर कुछ बंदे हो गए, बंदों के नाम हो गए क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग्स, बेंटिक, कैनिंग और माउंटबेटन, ये ब्रिटिशर्स हो गए, और सी राजगोपालाचारी जी ये हमारे इंडियन हो गए। अब हम पढ़ते हैं वन बाय वन अंदर घुस के कौन कौन से लोगों ने क्या क्या किया। आपको सब एक काम करना है, देखो ईयर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में ईयर्स नहीं पूछे जाते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कौन से बंदे ने क्या चीज करी है, ये चीज किस बंदे के पीरियड में हुई, आपको वही याद करना। आलतू फालतू चीजें नहीं पढ़नी, ईयर्स इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने ईयर्स जो आपको यहां बता दिए, सिर्फ ये ध्यान रखना, इसको ध्यान रखना बहुत आसान है। 1757 से 1947 का खेल है, जो कि पूरा ब्रिटिशर्स खेल के गए हैं, ऑलमोस्ट 200 साल का जो इन्होंने गेम खेला है। एंट्री 1757, एग्जिट 1947। इसके बीच का जो खेल है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, 73, 1833, 1858 और फिर 1947 जो फाइनल था। तो बस आपको ये
ये जो ईयर्स हैं ये ध्यान रखने हैं, बाकी जब मैं एक्ट पढ़ाऊंगा तो इनको और बेटर क्लैरिटी के साथ समझा पाऊंगा। आगे हम बढ़ते हैं, वन बाय वन लोगों को समझते हुए चलते हैं उन्होंने क्या क्या इंपॉर्टेंट किया जो एग्जाम में आ सकता है, डिस्कस करते हुए चलते हैं। बात करते हैं सबसे पहला बंदा जो सबसे ज्यादा चालाक, सबसे ज्यादा दिमाग लगाने वाला फालतू बंदा, रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव के लिए जो एग्जाम में पूछा जाता है 70-77 70-74 जो मैंने आपको बताया, ये एग्जाम में नहीं आता है। जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन यू कैन जस्ट रिमेंबर दीस डेट, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है कि इस बंदे ने डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो है वो बंगाल के अंदर लागू किया। डुअल सिस्टम का मतलब ये होता है कि एक नुमाइंदा, एक पपेट बैठा दो और कंट्रोल अपने हाथ में रखो। समझाया है मैंने आपको, ये सारी चीजें समझाई है। बंदे को मजे लेने के लिए बैठा दिया था, निजामत राइट्स उसको दे दिया, दीवानी राइट्स अपने पास ले लिया। बेटा चलाऊंगा मैं, चलेगा तू, सीधा फंडा। तो चलने वाला बंदा नवाब, चलाने वाला बंदा क्लाइव, दिमाग चालू किसका? क्लाइव का। तो क्लाइव ने ये फंडा निकाला था। जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो एक तो डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट पे क्वेश्चन आता है, दूसरा क्वेश्चन आता है कि इसने डेप्यूटी दीवान जो अपॉइंट किए थे वो कौन कौन से लोग कहां के लिए किए थे। तो यू हैव टू रिमेंबर दीज थिंग्स। दो चीजें याद रखनी है इसने, दो बंदे इंपॉर्टेंट, बंगाल के लिए मोहम्मद रजा और बिहार के लिए राजा सिताब रॉय। इनका नाम बस आपको ध्यान रखना है, ये डेप्यूटी दीवान अपॉइंट किए गए थे। रॉबर्ट क्लाइव बहुत चालू बंदा, 1757 से 74 बीच में आया, 73 पिट्स इंडिया एक्ट ने बदली पोस्ट, गवर्नर ऑफ बंगाल को बनाया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। कौन आ गया? वॉरेन हेस्टिंग्स आ गया, एकदम बदतमीज करप्ट टाइप का बंदा। इसने करप्शन की लिमिट क्रॉस कर दी, किसी कंट्री वालों ने इसको सजा दे दी कि भाई साहब आप बहुत पैसा कमा गए और हमें नहीं भेजा, गड़बड़ी कर गए। इसने खूब पैसा कमाया, लेकिन इसने सबसे पहला जो काम किया जो एग्जाम में आपको पूछा जाता है कि डुअल सिस्टम वाला सिस्टम इसने हटा दिया। इसको पसंद नहीं आया, इसने कहा ये बदतमीजी नहीं करनी, सब कुछ हम ही करेंगे, निजामत भी अपनी, दीवानी भी अपनी, पपेट को हटाओ, घर में जाओ। दूसरा जो एग्जाम में पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि इसने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल किसने बनाया था। तो इसने इस चीज को बनाया था किसके साथ मिलके? विलियम जोन्स के साथ मिलके। ईयर इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ऑब्वियस सी बात है अगर ये बंदा टिका है 74 से 85 तक तो इसी के बीच में हुआ होगा, तो 1884 की बात है। तो इसने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बनाया। आज का लेक्चर थोड़ा सा डिटेल्ड लेक्चर है, साथ में छोटे छोटे पॉइंट्स माइंड मैप की फॉर्म में नोट करते जाना। लास्ट में क्लास के पूरा सिस्टम मैं समराइज करके रिकॉल करा दूंगा, बट नोट थोड़ा करते जाना। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल एबॉलिश डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल अकेले नहीं बना पाए थे भाई साहब, विलियम जोन्स को साथ मिलाया था कि तुम भी आ जाओ, मिलके बनाते एक सोसाइटी। दो लोगों ने बना ली, समझ लो। ये एक पहला बंदा था जिसको इंपीचमेंट का सामना करना पड़ा था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको इंपीच किया था, हटाया था, फेंका था निकाल के, नहीं चाहिए ये बंदा। इंपीचमेंट, वॉरेन हेस्टिंग्स एक ही बंदा है। इसने एक खास काम किया है जो कि एग्जाम में काफी पूछा जाता है। एक गीता, भगवत गीता का ट्रांसलेशन हुआ था इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। जो ट्रांसलेशन करने वाले बंदे का नाम था चार्ल्स विल्किंस। ये ध्यान रखना, चार्ल्स विल्किंस ने जो गीता हमारी बुक है भगवत गीता को उन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। तो इस बंदे ने उसका जो ट्रांसलेशन था उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट लिखा था। तो इंट्रोडक्टरी पार्ट किसने लिखा था? वॉरेन हेस्टिंग्स। से पूरी बुक नहीं लिख दी थी अंग्रेजी में, वो करने वाले ट्रांसलेट ये थे। लिखने का दम इनमें भी नहीं था, ट्रांसलेट करना कर दिया, लेकिन लिखने का दम कहां है? ऑब्वियस सी बात है। चार्ल्स विल्किंस ने ये बुक को ट्रांसलेट किया था। इंट्रोडक्शन पार्ट में इसने थोड़ा सा अपना कंट्रीब्यूशन दे दिया था क्योंकि ये कंट्रोल में था। तो इसने कहा भाई साहब बुक तुम ट्रांसलेट कर रहे हो, इंट्रो तो मैं लिखूंगा, लिख दिया इसने। बात आ गई नेक्स्ट जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो है कोलकाता सुप्रीम कोर्ट का जो सेटअप था 1774। वॉरेन हेस्टिंग्स सुप्रीम कोर्ट सेटअप कोलकाता। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, एंग्लो मराठा वार। एंग्लो मराठा वार जो हुई थी 1775 के टाइम पे, वो इसके पीरियड में हुई थी। भी पूछा जाता है कि एंग्लो मराठा वार जो स्टार्ट हुई थी वो किसके पीरियड में स्टार्ट हुई थी? तो वॉरेन हेस्टिंग्स के पीरियड में मराठाओं की वॉर स्टार्ट हुई थी। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप ध्यान रख सकते हो, जिसमें इंट्रोडक्टरी पार्ट गीता का, विलियम जोन्स के साथ मिलकर एशियाटिक सोसाइटी और डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हटाना। डुअल सिस्टम किसने बनाया था? इससे पहले वाले बंदे। सबसे पहले बंदा कौन था? क्लाइव था। वो क्या था? गवर्नर ऑफ बंगाल। ये क्या है? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। टिके अभी बंगाल में ही है, बंगाल के आगे बढ़े नहीं थे। बट नेक्स्ट जो बंदा आया उसका नाम था कॉर्नवालिस। नेक्स्ट जो बंदा आया इसका नाम था कॉर्नवालिस, और इसका जो टाइम पीरियड था उसका 85 पे खत्म हुआ था, इसका 86 पे स्टार्ट हुआ था। 86 से 93 ये बंदा टिका रहा। इसने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, समझ लो आप, पॉलिसी बनाई, इसको बोलते हैं परमानेंट सेटलमेंट। समझा चुका हूं। जमींदारों को राइट दिया, तुम वसूलो, हमें इतना पार्ट देते रहना, हमें तुम्हें इतना रुपया देना है। मैं आपसे कहूं आप मुझे इस जमीन का 50 रुपए तो
किसान हो जो मंचा वसूलो, मुझे 50 चाहिए। तो आप ये चाहोगे अगर इस बंदे को 50 दे रहा हूं तो किसान से मैं 50,000 वसूल लूं, क्योंकि मुझे इसका 50 कुछ लगे ना। ऑब्वियसली बात है, किसी को देना है तो बहुत छोटा अमाउंट दे सकते हो, बड़ा अमाउंट सामने से वसूलना। तो इसने एक्सप्लॉइटेशन की लिमिट क्रॉस कर दी थी इस सेटलमेंट के, जो इसने पॉलिसी निकाली थी। तो कॉर्नवालिस की ये बदतमीजी की पॉलिसी थी, इसको हम परमानेंट सेटलमेंट बोल सकते हैं। 1793 की पॉलिसी है। उसके बाद पुलिस सिस्टम 1791 के अंदर इसने पुलिस सिस्टम भी एक सिस्टम बनाया था 1791 के अंदर। इस बंदे को सिविल सर्विसेज का फादर बोलते हैं, फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया इस बंदे को बोलते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है तो कॉर्नवालिस को फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया बोला जाता है। उसके बाद बात करेंगे तो एक संस्कृत कॉलेज बनारस के अंदर 1791 में बनाया गया था। किस बंदे ने बनाया था? जोनाथन डंकन ने बनाया था, DUNCAN। जोनाथन डंकन ने संस्कृत कॉलेज बनाया था बनारस के अंदर 1791 में। किसके पीरियड में बना था? ऑब्वियसली बात है, कॉर्नवालिस के पीरियड में बना था। 1791 के अंदर कॉर्नवालिस के पीरियड के अंदर संस्कृत कॉलेज बनारस के अंदर बनाया गया था। पुलिस सिस्टम, परमानेंट सेटलमेंट, फादर ऑफ सिविल सर्विसेज। नेक्स्ट अगर आप आ जाते हो तो नेक्स्ट जो बंदा आया था वो जॉन शोरे आया था। बहुत छोटे टाइम के लिए आया था, तो 1793 से 98 के पीरियड में आया था। कुछ खास इंपॉर्टेंट चीज इसने की नहीं, बस आपको एक चीज याद रखनी है, बैटल ऑफ खारदा जो निजाम हैदराबाद और मराठा के बीच में हुआ था वो इसके पीरियड में हुआ था। जॉन शोरे के पीरियड के बीच में कौन सा वॉर हुआ था? निजाम और मराठा के बीच में पंगे हुए थे, लड़ाई हुई थी, जिसको बैटल ऑफ खारदा बोलते हैं। जॉन शोरे के पीरियड में 1793 से लेकर 1798 तक ही बंदा रहा था, ज्यादा कुछ खास इसके पीरियड में है नहीं, याद रखने के लिए। उसके बाद वेल्सली आया। वेल्सली 1798 से 1805 तक टिका, कुछ साल टिक गया। इसने जो टिकते टाइम कुछ काम किए, वो काम में एक सबसे खराब काम था सब्सिडरी अलायंस का 1798 का। कुछ अच्छे काम ज्यादा है नहीं ब्रिटिशर्स ने जो किए, वो खराब ही किए। एक दो लोग हैं जो कुछ अच्छा किए, उसकी हम बात करेंगे। 1798 के पीरियड में एक पॉलिसी आई थी सब्सिडरी अलायंस, जो मैंने आपको समझाया हुआ है कि हम भेजेंगे बंदा, रखो उसे, पालो हमारी आर्मी को, और पैसा देते रहो, हम सिक्योर करेंगे आपको। ये सिस्टम इसने बनाया था, जिसकी वजह से इसने बहुत सारी जगहों को कब्जे में कर लिया था। सबसे पहला बंदा जो कब्जे में जाने वाला था वो था निजाम ऑफ हैदराबाद। हैदराबाद के जो निजाम थे उन्होंने साइन करा था 1798 की सब्सिडरी अलायंस को। ये पहला बंदा था निजाम ऑफ हैदराबाद जिसने एक्सेप्ट किया था सब्सिडरी अलायंस। के बाद धीरे धीरे करके बहुत सारी जगह ने एक्सेप्ट कर लिया। ये बंदा अपने आप को बंगाल का टाइगर बताने लग गया था, अपने आप को गांगुली समझता था, इसने अपने आप को बंगाल का टाइगर खुद ही बता दिया था। मैं बंगाल का टाइगर हूं, मैं कह दूं मैं यूपी का टाइगर हूं, कहने में क्या जाता है, कुछ भी बोल सकता है। आप कह दो मैं यहाँ का हाथी हूं, आप कह दो मैं यहाँ की चिड़िया हूं, कहने में क्या जाता है। तो ये अपने आप को कुछ भी कहता था, मानता कोई था नहीं। ये अपने आप को बंगाल का टाइगर बताता था। याद रखना, ये अपने आप को खुद ही बता लेता था। एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन अपने आप को क्या बता लेता था। ये अपने आप को शेर बताते थे भाई साहब, शेर भी नहीं, टाइगर। नेक्स्ट एक और हास्टिंग आगे से, हास्टिंग 1813 से लेकर 23 के बीच में इनका कुछ पीरियड था। इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, सिर्फ दो चीजें एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो पिंडारी, सलमान खान की मूवी आपने देखी होगी, तो पिंडारी के साथ जो पंगे हुए थे वो पंगे इनके पीरियड में हुए थे। जो हेस्टिंग, ये वॉरेन हेस्टिंग्स नहीं है, ये दूसरा हेस्टिंग है। इसका पीरियड 1813 से 23 तक का पीरियड है। नोट्स लेते रहना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करते रहना। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी ठीक है 1818 में बनी थी, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि 1818 का जो टाइम पीरियड था जब बॉम्बे प्रेसिडेंसी बनी थी, उस टाइम पे ऑलमोस्ट इंडिया की सारी टेरिटरीज ब्रिटिश के कंट्रोल में आ चुकी थी, एक्सेप्ट पंजाब और सिंध। पंजाब और सिंध को छोड़ के बाकी सब ये कब्जा आ चुके थे, कोई ना कोई घटिया पॉलिसी निकालकर अपने कंट्रोल में कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली डायरेक्टली ला चुके थे किसी ना किसी तरीके से। कुछ जगह सब्सिडी अलायंस के थ्रू अपना लंबा बंदा भेज रखा था कंट्रोल करने के लिए, बाकी भी पॉलिसी कुछ ना कुछ लाते रहते थे, जो कि फाइनली 1857 की वजह से लोग परेशान होकर रिवोल्ट कर दिए थे। तो इन्होंने बेसिकली ऑलमोस्ट सारी चीजों को अपने कंट्रोल में 1818 में ले लिया था। तो इस टाइम पे हेस्टिंग्स का ही पीरियड था जिस टाइम पे ये काम हुआ था। उसके बाद बात करोगे बेंटिक की। बेंटिक के लिए जो उसके पार्ट्स में जो इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो सबसे पहली चीज आती है एबॉलिशन ऑफ सती, जो 1829 में था। याद रखना, ये एबॉलिशन ऑफ सती ये विलियम बेंटिक ने राजा राम मोहन रॉय की हेल्प से कराया था। बिकॉज लोकल बंदे की हेल्प के बिना ये काम कर ही नहीं सकते थे इंडिया के अंदर, क्योंकि इंडिया में इसको रोकना मतलब पाप माना जाता था। इसलिए जब ये काम हुआ भी था एबॉलिशन ऑफ सती, तो लोग इसके अगेंस्ट हो गए थे, क्योंकि लोगों के हिसाब से इसने उनके रिलीजन में घुसड़ पंच की थी। उनको पसंद नहीं आया था ये बंदा ऐसे क्यों कर रहा है, ये हमारा ये है हमारा वो है, उसको पसंद नहीं आया लोगों को। बट वहां पे राजा राम मोहन रॉय का बहुत बड़ा रोल प्ले था, जिनकी हेल्प की वजह से ये कर पाया था एबॉलिशन ऑफ सती, जो एक्चुअल में अच्छा था बट लोगों को पसंद नहीं आया था। फर्स्ट मेडिकल कॉलेज कोलकाता में बना था विलियम बेंटिक के टाइम पे, और इसी के पीरियड में जो हायर कोर्ट्स की लैंग्वेज थी वो पर्शियन को हटा के अंग्रेजी इंग्लिश कर दी गई थी। इंग्लिश लैंग्वेज को रिप्लेस किया गया था, मतलब पर्शियन को रिप्लेस करके इंग्लिश को फिट किया गया था कोर्ट लैंग्वेज को। किसके टाइम पीरियड में? विलियम बेंटिक के टाइम पीरियड में। यू हैव टू रिमेंबर दिस। साल मत याद रखना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, काम इंपॉर्टेंट है। सती, मेडिकल कॉलेज और फिर
पर्शियन को हटा के इंग्लिश लैंग्वेज की एंट्री। नेक्स्ट आ जाओ विलियम बेंटिक के बाद मेटकाफ। मेटकाफ को सिर्फ एक ही चीज के लिए ध्यान रखा जाता है, लिबरेटर ऑफ प्रेस। इसने प्रेस के ऊपर जो भी लिमिटेशंस लगी थी कि जो छापना है छापो भैया, मेरा कोई दिक्कत नहीं है, आप जो बनाए छाप लो, मेरे को मतलब नहीं है, इसलिए बोलते हैं इसको लिबरेटर ऑफ प्रेस मेटकाफ। इतना ध्यान रखना, लिबरेटर ऑफ प्रेस मेटकाफ बोला जाता है क्योंकि इसने प्रेस के ऊपर से हटा दिया था। उसके बाद आया सबसे एज में छोटा लेकिन दिमाग से बहुत तेज बंदा, इसको आप बोलते हो डलहौजी। डलहौजी को हर कोई जानता है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, 1857 रिवोल्ट, लास्ट में आपको समझाया हुआ पूरा का पूरा। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ये बंदा लेके आया। पहली रेलवे लाइन बॉम्बे से थाने के बीच में इसने डाली, पहली रेलवे लाइन बॉम्बे से थाने के बीच में डाली है। और इस टाइम पीरियड में जब इसने डाली थी, ये 1853 का टाइम पीरियड था जिसमें इसने ये रेलवे लाइन लगाई थी। इस रेलवे लाइन के बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है टेलीग्राफ लाइन, जो कैलकाटा से आगरा के बीच में इसने फिट की थी। तो कोलकाता से आगरा के बीच में जो टेलीग्राफ लाइन लगाई गई थी, ये भी डलहौजी के थ्रू ही लगाई गई थी। इसका टाइम पीरियड जो था 1848 से 56 का टाइम पीरियड था। बॉम्बे टू थाने के बीच में रेलवे लाइन और कोलकाता से आगरा के बीच में टेलीग्राफ लाइन। उसके बाद पीडब्ल्यूडी बनाया था, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। इंडियन सिविल सर्विसेज भी इसी ने स्टार्ट किया था। इंजीनियरिंग कॉलेज जो रुड़की के अंदर है आज के टाइम पे, आप जानते हो उस कॉलेज का नाम, इंजीनियरिंग कॉलेज जो है रुड़की के अंदर सबसे पहला वो इसी ने बनाया था। उसके बाद इसने एक अच्छी चीज भी की थी, विडो रीमैरिज एक्ट, जो लोगों को फिर से पसंद नहीं आया था क्योंकि लोगों को वो चीज अच्छी नहीं लगी थी कि विडोज को दोबारा शादी करना अलाउ किया जाए, लेकिन ये भी अपने नाम पे नहीं कर पाया था। इसने हेल्प ली थी ईश्वरचंद विद्यासागर जी की, ईश्वरचंद विद्यासागर जी की हेल्प ली थी और इसने विडो रीमैरिज एक्ट लेके आया था 1856 के अंदर। ये इसके कुछ काम थे, इसने काफी कुछ काम किए हुए हैं, ये काम की लिस्ट बना सकते हो। कॉलेज, रेलवे लाइन, टेलीग्राफ लाइन, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और विडो रीमैरिज एक्ट, ये लेके आया था। उसके बाद जो बंदा 1856 से 57 के बीच में रहा था, जब रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था तो काम लोग पहले करके गए थे, झेलना इसको पड़ा था। तो जो कैनिंग था, रिवोल्ट इसके पीरियड में स्टार्ट हुआ था, जो हमारा बहुत बड़ा रिवोल्ट 1857 का था। इसके पीरियड में कुछ अच्छी चीजें हुई थी, जो थी स्लेवरी को इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया था कि भाई स्लेवरी अलाउड नहीं होगी इंडिया के अंदर। किसके पीरियड में हुई थी? कैनिंग के पीरियड में। और इसके पीरियड में ही जेम्स विल्सन को फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर अपॉइंट किया गया था। रिवोल्ट ऑफ 1857, फाइनेंस मिनिस्टर जेम्स विल्सन और स्लेवरी को इलीगल डिक्लेयर करना, ये कैनिंग के पीरियड में हुआ था 1856 से 57 के पीरियड में। समझने वाली बात ये है, करके लोग पहले गए थे सारी चीजें, भुगतना कैनिंग को पड़ा था क्योंकि इसके टाइम पीरियड में रिवोल्ट भयंकर तरीके से हुआ था। 1857 के बाद हम आ गए थे, रिवोल्ट हमने करवा दिया था। और रिवोल्ट हमने क्या करवा दिया था, वो करवा के गए थे, हम तो भुगते थे वहां पे, हमने समझा था लास्ट क्लास में रिवोल्ट क्या होता है। रिवोल्ट तक जो लोग आए थे चलते हुए वो हमने समझ लिए हैं। 1858 तक इतने लोग आए थे। अगर एक सीरीज समराइज करके आप समझना चाहो तो समराइज करके आप सीरीज को इस तरीके से समझ सकते हो कि क्लाइव से स्टार्ट हुआ था, जो कि गवर्नर ऑफ बंगाल था। फिर हॉस्टिंग आया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना। उसके बाद कॉर्नवालिस, जॉन शोरे, वेल्सली, फिर से हेस्टिंग्स, फिर बेंटिक आपको मैंने बताया था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। उसके बाद मेटकाफ, उसके बाद डलहौजी, उसके बाद कैनिंग। ये बेंटिक मैंने आपको बताया हुआ है, बेंटिक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और कैनिंग भी आपको मैंने बताया था वाइसरॉय ऑफ इंडिया, क्योंकि उस टाइम पे रिवोल्ट ऑफ 1857 हो चुका था और हमारा 1857 का एक्ट आ चुका था और क्राउन ने सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया था और वाइसरॉय की पोस्ट क्रिएट कर दी थी। तो ये कुछ सीरीज है जिसको आप ध्यान रख सकते हो। ध्यान रखने के लिए सिर्फ आपको जो इंपॉर्टेंट है ना, वो सिर्फ पहला वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है जो मैंने सबसे पहले आपको बताया था, जिसमें मैंने आपको बेसिक 5 पोस्ट और फिर उनके नाम मैंने आपको समझाए थे। जैसे सबसे पहले हमारे पास जो थे वो रॉबर्ट क्लाइव का पोस्ट मैंने आपको बताया था। रॉबर्ट क्लाइव का जो पोस्ट था वो था आपका गवर्नर ऑफ बंगाल। तो इनको याद करने के लिए बेसिक सी टर्मिनोलॉजी आप याद कर सकते हो, जिसको हम बोलते हैं आर, दिस इज RHBCMR। तो 2 R लिख देना, 2 R लिख देना आप लोग। उसके बाद यहाँ पे ये आते हैं भाई क्लाइव, उसके बाद हेस्टिंग्स, उसके बाद बेंटिक, उसके बाद कॉर्नवालिस, उसके बाद माउंटबेटन और लास्ट वाले राजगोपालाचारी। तो माउंटबेटन और राजगोपालाचारी जो 1947 के बीच में आए थे। और यहाँ पे ये जो कैनिंग है आपका, ये कैनिंग आया था आपका 1857 के बाद। ये कैनिंग है, नॉट कॉर्नवालिस, कैनिंग है ये 1857 के बाद जो वाइसरॉय बन के आया था। तो हमने 1857 तक का पार्ट कवर कर लिया है। इसके बाद बात करेंगे 1857 से 1947 के बीच में, बट उससे पहले हमें पूरी कहानी समझ में आनी चाहिए। तो नेक्स्ट लेक्चर जो अभी आपके पास आएगा वो आएगा आपका 1857 के रिवोल्ट से लेकर 1947 का, जिसको आप गांधीयन वाला पीरियड भी बोलते हो, जिसमें इंडिया के अंदर बहुत सारी चीजें हुई थी। उसके साथ में एक और लेक्चर आएगा जिसमें हम ये सारे के सारे लोगों को भी लेके आ जाएंगे, इंडिया की कहानी, उसमें इंडिया के हीरो और साथ में एक्स्ट्रा में विलन जो ब्रिटिशर्स थे। तो अभी हम कैनिंग तक का पार्ट पढ़ चुके हैं, जो कि वाइसरॉय था लास्ट वाला। इसके आगे वाला पार्ट हम 1857 से 1947 वाला पार्ट, पहले कहानी सुनेंगे, कहानी सुनने के बाद इस पार्ट को भी
साथ में आगे लेके जाएंगे। नेक्स्ट क्लास आपकी पॉलिटी की है। पॉलिटी के अंदर हम लोग फंडामेंटल राइट्स कंटिन्यू कर रहे हैं। सारी क्लासेस देखते रहो, सब कुछ कवर हो जाएगा। आराम से अच्छे से सिर्फ समझते रहो और नोट डाउन करते रहो। क्लासेस चल रही हैं, ऑफलाइन क्लासेस लखनऊ और जयपुर दोनों में स्टार्ट हो चुकी हैं। चाहे आप IES की तैयारी करते हो, AS की तैयारी करते हो, UPPSC, चाहे आप SSC JEE की तैयारी करते हो, दोनों जगह बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। राजस्थान JEE के भी, UPPSC के भी, MPPSC और बाकी सब चीजों की क्लासेस ऑनलाइन कैटलिस्ट पे चल रही है। नीचे डिटेल्स हैं, आप कॉल कर सकते हो अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो। हमारे पारा एक ही एम है, अफोर्डेबल फीस पे बेस्ट फैकल्टी आपको प्रोवाइड करना, जिससे आप लोग हर कोई सेम लेवल के जहां पर कंपटीशन खेल सको। दिस इज CS पंडित signing off this session. Take care, bye bye, have a nice day, keep on learning. Have you ever tried thinking why you are not able to qualify different examination? That is engineering services, GATE और state services. कभी सोचा है क्यों selection नहीं होता है? Let me tell you. Let me give you the basic introduction कि होता क्यों नहीं है. Let me explain you the things. The reason is that because these examination need a perfect analysis. Analysis means you should know everything. So here in Catalyst Group, in my classes, where I'll give you the analysis of the exam, I'll give you the theory lectures, I'll give you the question lectures. What we'll do, we'll complete each and every question in the class. Previous year से उठा के expected questions तक सब कुछ हम क्लास में कर लेंगे। जितने भी हमारे पास ऑनलाइन कोर्सेज हैं, चाहे IES के लिए हैं, चाहे गेट के लिए, चाहे SSC के लिए, और जो भी फैकल्टीज हैं, सारे फैकल्टीज गेट और IES टॉपर्स हैं। अगर आप कैटलिस्ट ग्रुप ज्वाइन करते हो तो लेट मी टेल यू कि आपको क्या क्या फायदे मिलेंगे। लेट्स सी दैट। पहली चीज आपको मिलेगी कि आपको एक्सपर्ट गाइडेंस मिलेगा, जितना भी फैकल्टीज का लाइव सेशंस मिलेंगे, जहां पे आप फैकल्टी से अपने डाउट क्लियर कर सकते हो, फोन पे, व्हाट्सएप पे, आमने सामने बैठ के। सब फैकल्टीज के लिए आपके पास अपॉइंटमेंट होगा, आप उनसे डायरेक्ट डिस्कशन कर सकते हो। साथ में हम आपको नोट्स देंगे, जो हमारे स्पेशल माइंड मैप्स की फॉर्म में नोट्स होते हैं, जिसमें आपको याद करना ईजी रहेगा। कुछ मोटिवेशनल सेशंस होंगे, प्रोग्रेस एनालिसिस होंगी, नोट्स होंगे, हम अपना स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करेंगे, बुक्स आपको प्रोवाइड की जाएंगी, आपको A to Z ईच एंड एवरीथिंग प्रोवाइड किया जाएगा। हर कोर्स में हमारे पास मिनिमम से मिनिमम 1000 लेकर 2000 लेक्चर्स हैं, डिपेंडिंग अपॉन द कोर्स विच यू आर टेकिंग। अलग अलग हमारे पास कोर्सेज हैं, डिफरेंट कोर्सेज हैं जो आप कंबाइन करके भी ले सकते हो। तो एवरीथिंग वी हैव फॉर यू। So I welcome you all to the Catalyst Group. Visit the link below. Call us for admissions. Our new version 1.1 is already launched and admissions are open under all our courses. Thank you.